सबके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि 10 जून को रीयूनियन पार्टी रखी गई है अपने दार्जिलिंग के वो स्कूल में जहाँ पे हम लोग 2016 में पढ़ा करते थे। अब ये मैसेज कौन भेज रहा था, इस बात का कोई भी सेध नहीं ले रहा था। वो मैसेज सबके फ़ोन पे आ रहा था कि सबको 10 जून को किसी भी हालत में पहुँचना है, क्योंकि जुलाई में स्कूल खुल जाएगा तो हम वहाँ पे पार्टी कर नहीं पाएंगे। अभी स्कूल बंद है तो हमने प्रिंसिपल से परमिशन ली है और हम वहाँ पे मिलते हैं। अब जब कबीर अपने दोस्त समीर को कन्विंस कर रहा था तो समीर कहता है कि भाई मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था जो मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। कबीर उसको बहुत कन्विंस करता है कि समीर भाई चल चल चल, सारे दोस्त आ रहे हैं। तो कहता है एक्चुअली ये मैसेज भेज कौन रहा है। वो कहता है हमसे क्या लेना देना, हम तो चलते हैं और अपना एक दिन मीटअप रखेंगे, सारे दोस्तों से मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। बहुत कन्विंस करने के बाद समीर आखिरकार रेडी हो जाता है जाने के लिए। पार्टी में जब ये लोग पहुँचते हैं तो सारे पुराने दोस्त इनको दिखते हैं। हेलो समीर, हेलो कबीर, सारे ऐसी आवाज़ें गूंज रही होती है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच समीर एक ऐसे लड़के को देखता है जिसको देख के इसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो एक अपने ऐसे दोस्त को देखता है जो 5 साल पहले उसके क्लास में रहता था, उसके साथ हॉस्टल में रहता था। एक्चुअली जब ये लोग हॉस्टल में रहते थे तो एक कमरे में 3 लोग रहते थे, समीर, आर्यन और कबीर। अब पार्टी में पहुंचे थे कबीर और समीर, लेकिन आर्यन 5 साल पहले ही जा चुका था। लेकिन जब पहली बार पार्टी में समीर देखता है आर्यन को तो एकदम घबरा जाता है और वो कबीर को बताता है, लेकिन कबीर इस पर भरोसा नहीं करता और स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जाती है। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी है एकदम तड़कती भड़कती एक दार्जिलिंग के स्कूल की, जो बॉयज़ स्कूल होता है और वहाँ पे 2016 के बैच का एक मीटअप रखा जाता है। कबीर अभी लखनऊ में नौकरी करता था और उसका एक बहुत प्यारा दोस्त जिसका नाम था समीर, वो दिल्ली में नौकरी करता था। ये दोनों 2016 में दार्जिलिंग से पढ़े थे, जहाँ पे वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में ये लोग रुक के पढ़ाई कर रहे थे। अब पास आउट होने के बाद अब 10 साल बाद उन लोगों का एक मीटअप रखा गया था, जहाँ पे सारे फ्रेंड एक बार फिर से मिलने वाले थे। लेकिन जब कॉलेज का टाइम चल रहा था तो हॉस्टल में कबीर, समीर और आर्यन नाम का लड़का रहता था एक ही कमरे में। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि समीर और कबीर का दोस्त आर्यन पता नहीं कैसे मर गया था उस समय। और इसी वजह से अब जब पार्टी का ये रीयूनियन पार्टी रखी गई थी तो समीर नहीं जाना चाहता था वहाँ पे, क्योंकि समीर को वो चीज़ें भुलाई ही नहीं जा रही थी। वो जब दार्जिलिंग छोड़ा था ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस कभी वेस्ट बंगाल आऊँगा ही नहीं। इतना डर गया था वो। लेकिन कबीर उसको बार बार कन्विंस करता है, क्योंकि ये मैसेज सबके फ़ोन पे आया था कि 10 जून को हम रीयूनियन पार्टी रख रहे हैं, जहाँ पे 2016 के एक ग्रेड के बैच के सारे बच्चे मिलेंगे, तो सबको आना है बिना किसी बहाने के। अब कबीर अपने दोस्त समीर को बहुत कन्विंस करता है कि चल भाई चल, बड़ा बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग इतने दिन बाद मिलने वाले हैं और इतने सारे अपने पुराने दोस्त आएंगे, सब लोग कैसे दिख रहे होंगे भाई, बड़ा मज़ा आएगा। एक्चुअल में कबीर और समीर को मिले भी 2 साल हो गए थे, लेकिन और दोस्तों को तो देखे 10 साल बीत गए थे भाई। अब जब कबीर इसको कन्विंस करता है समीर को, तो अंत में समीर मान जाता है कि भाई ठीक है चलता हूँ, मुझे मन तो नहीं है लेकिन तेरे कहने पे सिर्फ चलता हूँ। ये दोनों क्या करते हैं, लखनऊ से कबीर जाता है दिल्ली और दिल्ली से ये लोग ट्रेन लेते हैं, पहुँचते हैं दार्जिलिंग 9 जून को। और इनको 10 जून को अपनी पार्टी अटेंड करनी थी और 11 जून तक वो पार्टी चलती, उसके बाद 12 जून को ये लोग वापस आने वाले थे। ये जाते हैं स्टेशन पे बैठे रहते हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ से ये लोग कैब करके जाने वाले थे अपनी स्कूल में। और अपना रात वात को और भी वहाँ पे खाना वाना खाते हैं, होटल में रहते हैं। और जैसे ही सुबह होता है 10 जून को 10 बजे ये लोग निकलते हैं दार्जिलिंग के स्कूल के लिए। वहाँ पे और सारे बच्चे आ रहे होते हैं, कोई बस से, कोई कैब से, कोई अपनी कार से, सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे ही 3 बजे शाम को ये लोग पहुँचते हैं, 5 बजे से पार्टी होने वाली थी। 3 बजे शाम को कबीर और समीर ये दोनों कैब से पहुंचते हैं वहाँ पे। जैसे एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि हॉल में थोड़े बहुत लोग उनको दिख रहे हैं, एक दो पुराने उनको टीचर भी दिख रहे हैं जो उनके बैच से हुआ करते थे। ये लोग अंदर से खुश हो जाते हैं कि यार जिसने भी प्लान करा है ना, एकदम एक्सीलेंट प्लान करा है। क्योंकि 10 साल बाद अगर हम उन फ्रेंड को देखें जो फ्रेंड्स हमारे साथ पढ़ा करते थे, जो एकदम फैटी बॉडी नहीं थी, एकदम स्लिम हुआ करते थे, अब 10 साल बाद सब कुछ बदल गया था। कोई बाप बन गया था तो कोई कुछ बन गया था, कोई अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँच चुका था, सब लोग एकदम चेंज हो गए थे। तो जब हम देखते हैं अपने फ्रेंड को 10 साल बाद, तो देख के पहले तो एक बार गेस करना पड़ता है, भाई तू समीर है, भाई तू कबीर है, ऐसे गेस करना पड़ता है, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते भाई। 10 साल बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बॉडी चेंज हो जाती है, माइंड चेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो किसी किसी को देखते थे ना तो चिल्लाते थे, अरे राहुल, अरे अनिकेत, ऐसे ऐसे करके चिल्लाते थे। सारे दोस्त एकदम मगन हो रहे थे। अभी तक पूरे हॉल में सिर्फ 10-15 लोग जुटे थे
क्योंकि अभी भी 5 बजने में 2 घंटे बाकी थे। जाता है समीर अपने एक सर के पास, जो उसके बायोलॉजी के सर थे, उनके पास जाता है, उनका पैर छूता है और कहता है सर आपने पहचाना मुझे? तो सर उसको कहते हैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी वजह से तो स्कूल में इतना बड़ा कांड हुआ था। जैसे ही ये समीर सुनता है तो उस थोड़ा सा अंदर से मायूस हो जाता है। वो उसका दोस्त कबीर कहता है भाई छोड़ यार, वो टीचर आज भी वैसा है, तू चिल कर। उसको लेके चले जाता है पार्टी के हॉल में, जहाँ पे उसके 10-15 और भी क्लासमेट्स होते हैं। सब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। आखिरकार धीरे धीरे करके पार्टी में लोग बढ़ने लगे, क्योंकि 5 बज रहा था और 5 बजे तक सबको वहाँ पे पहुँचना था और पूरी रात पार्टी होती। फिर वो 11 तारीख को वहाँ से निकलते और फिर अपने अपने घर जाने वाले थे सब। अब धीरे धीरे वहाँ पे एक से एक फ्रेंड आने लगे, जो पुराने दोस्त थे सब आने लगे, हॉल भरने लगा। अब समीर वहाँ पे देखता है कि पूरे 30-35 लोग जम गए, क्योंकि उनके क्लास में पूरे 35 लोग थे ही। अब समीर क्या करता है, समीर एकदम खुश हो जाता है और समीर अपने क्लास में ना ये करता था, मतलब कुछ होता था फंक्शन वगैरह ना, तो उसमें कमेंट्री करता था। मतलब उसको बोलने थोड़ा कन्वर्सेशन अच्छा था, तो वहाँ पे कमेंट्री करता था। जैसे पोडियम पे जाता था या तो स्टेज पे जाके लोगों को बुलाना, ये सारा काम समीर करता था अपने क्लास के टाइम पे। तो जब वहाँ पे लोग जुड़ते हैं तो एक उसका दोस्त होता है अनिकेत, माइक वाले के पास, डीजे वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपने फिर से पुराने वाले दिन को याद करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जगह छोड़ें और हम समीर को यहाँ पे बैठाएंगे, क्योंकि समीर जैसी कमेंट्री मुझे नहीं लगता कि ये पूरे हॉल में कोई कर पाएगा। अब वो जाता है वहाँ पे, अनिकेत लेता है माइक हाथ में और कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ अटेंशन, आई एम इन्वाइटिंग मिस्टर समीर ऑन स्टेज, क्योंकि हम अपने पुराने दिन को याद करेंगे और हम ऐसे फील करेंगे कि अभी भी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। समीर जैसे ही सुनता है थोड़ा सा शर्माता है, अरे नहीं यार, ऐसे ऐसे हाथ दिखाता है, अरे नहीं नहीं। लेकिन कबीर उसको क्या करता है, पुश करता है, पुश करके उसको स्टेज पे भेज देता है। अब स्टेज पे जाने के बाद सब लोग अलग अलग गेम खेलते हैं। कोई पुड़िया वाला गेम खेलता है, नाम लिखा हुआ, कोई अलग चीज़ करता है, बहुत सारे गेम चलते रहते हैं वहाँ पे। अब तक रात को 11:30 बज चुके थे। समीर कंटिन्यू कमेंट्री कर रहा था, चुटकुले हो रहे थे, वो 3-4 ग्रुप बनवा दिया था, अलग अलग गाने हो रहे थे, सब कुछ अलग अलग पार्टियाँ हो रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मानो अपने स्कूल के दिन चल रहे हो यार, मतलब 10 साल पहले हम आ गए हों। लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक से समीर को एक ऐसा लड़का दिखता है ना, जहाँ से समीर की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। समीर कमेंट्री कर रहा होता है और एक एक जन का नाम गिना रहा होता है। अचानक उसके मुंह पे एक नाम आ जाता है, जो दोस्त उसके साथ रहता था स्कूल के टाइम में, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसका नाम था आर्यन। उसके मुंह से आर्यन निकलता है, लेकिन तब तक पूरी भीड़ शांत हो जाती है। भीड़ शांत होती है और देखने लगती है कि आर्यन कहाँ है। आर्यन तो पहले ही जा चुका था। उसमें से एक लड़का खड़ा होता है और कहता है कि भाई आर्यन तो पहले ही जा चुका है, आर्यन को कहाँ याद कर रहे हो? समीर एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि अरे यार, मैंने आर्यन का नाम क्यों ले लिया, क्योंकि आर्यन का नाम उसके दिमाग में छप सा गया था। अभी आगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कांड क्या हुआ था। जो इसका क्लासमेट था आर्यन, उसके साथ क्या कांड हुआ था, जिसका कारण भी अपने आप को समीर मानता था, जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब क्या करता है, वो अपनी बातों को सुधारता है और दूसरों का नाम लेने लगता है। लेकिन अब भीड़ में पीछे उसको एक ऐसा चेहरा दिखता है ना भाई, समीर का पूरा खून सूख जाता है। उसको दिखता है कि आर्यन पीछे एकदम, मतलब जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं उनके पीछे वाली सीट पे सबसे आर्यन बैठा है, जो कंटिन्यू समीर की तरफ देखे जा रहा है। समीर जैसे ही ये देखता है ना भाई, सच में समीर मानो खड़े खड़े वहाँ पे उसके पूरे ब्लड ही निकल गए उस शरीर से। भाई वो इसके आर्यन की तरफ देखता है और आर्यन को देख के वो अंदर से थोड़ा खुश भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि आर्यन को उसके सिवाय वहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। सब लोग अपनी पार्टी में बिजी थे, सब इंजॉय कर रहे थे। अब वो क्या करता है, माइक को वहाँ साइड में रखता है। साइड में क्या रखता है, उसके हाथ से माइक छूट जाता है। अब इस समय वहाँ पे गाने बज रहे होते हैं, लेकिन सब लोग नाचने में बिजी थे। सिर्फ वहाँ पे 2 लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को देख रहे थे, वो था समीर और आर्यन। आर्यन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस दुनिया में, और समीर जो वहाँ पे कमेंट्री कर रहा था। समीर क्या करता है, जल्दी से भीड़ को चीरते हुए वो पीछे पहुँचता है जहाँ पे आर्यन बैठा था। आर्यन क्या करता है, धीरे से उठता है और उस हॉल के बाहर दरवाज़ा खोल के जाने लगता है। समीर उसके पीछे दौड़ता है और कहता है आर्यन आर्यन। आर्यन नहीं बोलता कुछ, आर्यन सीधे चले जा रहा होता है वो स्कूल के बिल्डिंग की तरफ। अभी स्कूल में इनके कैसा था कि स्कूल की बिल्डिंग अलग थी और पार्टी करने के लिए एक हॉल अलग था और एक हॉस्टल उसके बगल में था।
तो आर्यन क्या करता है कि वो स्कूल के बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है और समीर उसके पीछे जाने लगता है। तब तक कबीर देखता है कि समीर उसको नहीं दिख रहा है, तो कबीर ढूंढने लगता है कि भाई समीर कहाँ गया। अब समीर इसके पीछे ऐसे जाने लगता है। अब वो जो उसका दोस्त आर्यन था, आर्यन जो मर चुका था, वो आर्यन क्या करता है कि अपने बिल्डिंग से होते हुए स्कूल की वो हॉस्टल की तरफ जाने लगता है जहाँ पे ये लोग 10 साल पहले रहा करते थे। ये समीर उसको चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगता है। अचानक से वो उसी कमरे के सामने पहुंच जाता है 301, जहाँ पे हॉस्टल में कबीर, आर्यन और समीर एक साथ रहते थे। भाई बहुत अच्छे मित्र थे, मतलब इतनी घनिष्ठ मित्रता थी ना कि मुझे लगता था कि उसके जैसे वो बता रहा था ना कि ऐसी मित्रता किसी की हो ही नहीं सकती थी। तो जैसे राजू भाई और वो विद्युत जायसवाल की मित्रता थी वो मूवी में राजू भाई वाले, वैसी ही मित्रता थी एकदम नेक्स्ट लेवल, कि एक दूसरे को कुछ भी देने को तैयार है। भाई ये पहुंचता है अपने रूम के सामने। अचानक वहाँ पे आर्यन खड़े हो जाता है। आर्यन खड़ा होता है तो समीर थोड़ा 10 कदम पहले ऐसे रुक जाता है। कहता है आर्यन। आर्यन कुछ नहीं बोलता। वो देखता है कि आर्यन के पूरे हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। अब इसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। आर्यन आर्यन करते करते ये थोड़ा सा और नज़दीक आता है और कहता है आर्यन तुम तो पहले ही जा चुके थे ना, तुम बताओ कौन हो, मेरे दोस्त की तरह कैसे दिख रहे हो। भाई आर्यन की तरफ से ना कोई भी जवाब आता ही नहीं। आर्यन एकदम शांति से वो गेट के सामने ही खड़ा था। अब ये थोड़ा और हिम्मत करके टक 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 ऐसी आवाज़ करके उसके तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे उसको ना किसी साउंड डीजे का आवाज़ सुनाई दे रहा था, ना ही किसी के और आवाज़ सुनाई दे रहे थे। यहाँ पे सिर्फ उसके पैरों का आवाज़ सुनाई दे रहा था और पूरा वो एरिया इतना ठंडा हो गया था ना कि इसके कपकपी दौड़ गई थी। ये क्या करता है, धीरे धीरे करके आर्यन की तरफ जाने लगता है और जैसे ही आर्यन को टच करने वाला होता है एक तेज़ी से आवाज़ आती है, मुझे टच करने की भूल भी मत करना, नहीं तो मेरे साथ मेरा दोस्त बन के रहना पड़ेगा। भाई जैसे ही समीर ये सुनता है ना, मानो उसके कदम रुक जाते हैं वहीं पे। समीर क्या करता है, थोड़ा सा पीछे आता है और कहता है कि आर्यन मेरी तरफ देखो। आर्यन उसकी तरफ नहीं देखता और आर्यन क्या करता है कि मतलब थोड़ा सा और आगे चला जाता है। आर्यन अब थोड़ा सा अलग ही दिखने लगता है, उसकी बॉडी ना पीछे से पूरी अलग ही दिख रही थी। अब ये देख के समीर के हाथ पाँव फूलने लगे थे और सबसे ज़्यादा तो समीर तब शॉक्ड हो गया जब वो देखता है कि आर्यन दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा है, लेकिन उसका जो पैर है वो समीर की तरफ है और उसमें से नुकीले एकदम नाखून निकले हुए हैं। समीर तेज़ी से वहाँ पे चिल्लाता है और तेज़ी से चिल्लाता है तो वो वहीं पे गिर जाता है और वहाँ पे गिरता है तो मतलब वो बेहोश हो जाता है वहाँ पे। अचानक से आर्यन वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसके दोस्त आते हैं, क्योंकि उसका कबीर दोस्त था जो उसको लेके आया था। कबीर उसको जब नहीं देखता पार्टी हॉल में तो ढूंढते ढूंढते बाहर निकल के आता है और जब वो बाहर उसको ढूंढ ही रहा था तब तक उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है ना, तो दौड़ के हॉस्टल वाले कमरे की तरफ आता है तो देखता है वहाँ पे समीर गिरा हुआ है। समीर गिरा था और उसके पूरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़े हुए थे। वो एकदम डर जाता है कि अरे भाई समीर को क्या हो गया। वो और अपने दोस्तों को बुलाता है, समीर को उठा के ये लोग लेके जाते हैं। समीर को वहाँ पे लेके जाते हैं तो किसी ने वहाँ पे किसी एक लोकल डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आता है और समीर को दवा देता है तो डॉक्टर बताता है कि ये किसी चीज़ को देख के शॉक्ड हो गया। समीर को पूरी रात रखा जाता है ऐसे ऑब्जर्वेशन में। सुबह जब समीर को होश आता है, मतलब पूरी पार्टी ना रियून्ड हो चुकी थी। समीर को जब होश आता है तो समीर कहता है आर्यन आर्यन। अब वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो लोग कहते हैं कि आर्यन आर्यन कौन आर्यन। तो उसमें से कोई बताता है अरे वही जो इनके क्लास में रहता था, आर्यन जिसकी मौत हो गई थी, याद है, जो ऐसे संदिग्ध परिस्थितियों में पीछे वाले जंगल में पाया गया था। अब सब लोगों का ध्यान जाता है आर्यन की तरफ कि हाँ भाई वो आर्यन जो इनके क्लास में रहता था लेकिन वो किसी कारण बस मर गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी पूरी स्टोरी। तो सब लोग कहते हैं कहाँ है आर्यन, आर्यन तो पहले ही मर चुका था। समीर बताता है कि कल रात मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे आर्यन दिखाई दिया और जब मैं उसके पीछे गया तो जिस कमरे में हम लोग रहते थे उसी कमरे के सामने वो जाके खड़ा हुआ। वो मेरी तरफ तो नहीं देखा फिर से, लेकिन उसके हाथ पाँव पूरे एकदम अलग ही टाइप के दिख रहे थे। पाँव उसके पूरे मेरी तरफ दिख रहे थे जबकि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये सब जैसे ही कबीर सुनता है, कबीर कहता है कि भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वो जाने से मना कर देता है, बोलता है लगता है कि अपना दोस्त जिंदा है, हमको उससे बात करके ही जाना है। ये लोग नहीं जाते। अभी दोपहर का टाइम था। अब सारे दोस्त धीरे धीरे वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन कबीर और ये समीर और इनके दो दोस्त और थे, अनिकेत और राहुल। ये लोग क्या कहते हैं कि आज रात हम यहीं रुकते हैं और फिर कल यहाँ से जाएंगे। अब ये लोग रात को वहीं पे रुकने का डिसाइड करते हैं 11 जून को भी। 11 जून को शाम होती है, सब लोग मैक्सिमम जा चुके थे, सिर्फ यही 4-5 लोग रुके थे और एक प्यून था जो गेट पे रहता था और एक वो टीचर जो मैंने आपको बताया था बायोलॉजी का टीचर, वो भी रुका था क्योंकि उसने ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ये पार्टी कराने की।
अब क्या होता है कि ये अपना मतलब शाम को फिर से थोड़ा रिलैक्स करते हैं समीर को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरा भ्रम होगा, ऐसे वैसे रिलैक्स करते हैं। तो सारे दोस्त उसके क्या करते हैं, ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। अब वो समीर कहता है कि नहीं मैं कमरे में ही ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। और वो कमरे में जब अकेले होता है ना तो उसके माइंड में फिर से चुल मचती है। वो कहता है कि आखिर वो कौन था यार, मुझे जो देख रहा था वो कौन था, क्या सच में ये आर्यन था या तो मेरा भ्रम था या तो ये आर्यन का भूत था। समीर क्या करता है, उठता है और उड़ के वो पीछे वाले जंगलों की तरफ जाने लगता है जहाँ पे आर्यन के साथ वो उस रात गया था, जिस रात आर्यन वापस नहीं आ पाया, सिर्फ समीर वापस आया था। वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे तेज़ी से खड़े होकर चिल्लाता है आर्यन, और पीछे से इसके कंधे पे कोई ऐसे हाथ रखता है। और जब भाई ये पलट के देखता है ना तो इसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। ये आर्यन था और सेम टू सेम आर्यन जैसे दिख रहा था, लेकिन इसके हाथ थोड़े अलग थे, पैर उल्टा था इसका, ये इसकी तरफ मुँह करके खड़ा था लेकिन पैर उसका उल्टा था। भाई सच में समीर के पेशाब निकल गए उसके देख के। जैसे ही उसकी तरफ देखता है ना चिल्लाने लगता है। आर्यन कहता है कि उस रात तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। भाई ये कुछ बोल ही नहीं पाता। ये क्या करता है कि तेज़ी से चिल्लाने लगता है, तेज़ी से चिल्लाते हुए भागता है हॉस्टल की तरफ। अब उसके पीछे समीर, उसको आर्यन आता हुआ दिखाई देता है। तब तक इसके दोस्त सुनते हैं कि समीर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसके दोस्त दौड़ के जाते हैं, दौड़ के जाके देखते हैं तो सच में चिल्लाते हुए भाग रहा था इस हॉस्टल की तरफ। उसके दोस्त कहते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ, समीर चिल्ला क्यों रहे हो। समीर कहता है आर्यन आर्यन आर्यन। जब वो लोग पीछे देखते हैं तो उनको एक आदमी जाते हुए दिखाई देता है, जिसका ये पूरा सर ना ऐसे हाथों में लेके जा रहा था और ऐसे पूरी बॉडी पीछे से वो लोग देखते हैं। भाई जैसे ही ये चारों दोस्त देखते हैं ना उनके पैरों तले जमी खिसक जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि समीर को संभालते हैं। समीर को संभालते हुए उसमें से एक आवाज़ लगाता है, कौन हो, मेरे दोस्त को क्यों डरा रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ। भाई वो सर तो नहीं घूमता लेकिन बॉडी सामने की तरफ घूमती है, मानो उनके पसीने छूट जाते हैं। लोग आर्यन को जैसे तैसे उठा के तेज़ी से रूम की तरफ भागते हुए आते हैं, रूम की तरफ भागते हुए आते हैं। उसके बाद आर्यन फिर से ऐसे सदमे में चले, समीर फिर से सदमे में चले जाता है। समीर को समझ आ गया था कि भाई आर्यन ही है। तो समीर अपने दोस्तों को बताता है कि उस रात मैंने किसी को बताया नहीं, आज के 10 साल पहले की कहानी है। समीर बताता है कि उस रात मैंने किसी को बताया नहीं, मैं और आर्यन ये पीछे वाले जो ये है जंगल है, वहाँ से नीचे एक लड़की थी जिसको आर्यन पसंद करता था, और हम लोग गए थे उसको देखने के लिए ही, क्योंकि उसने आर्यन को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तो अचानक हमको वहाँ पे मतलब लेट हो गया, क्योंकि आर्यन को ज़्यादा टाइम लग गया वेट करते समय। अब रास्ते में जो जंगल है, जंगल की तरफ से जब हम आ रहे थे तो अचानक हमको एक बिना सर वाला आदमी दिखा, और जब वो हमारी तरफ अपना सर ऐसे हाथ में लेके हमारी तरफ देख रहा था तो हम लोग एकदम डर गए। अब हम लोग जब वहाँ से भागने लगे तो आर्यन वहाँ पे गिर जाता है और मैं तेज़ी से भागते हुए अपने हॉस्टल की तरफ आ जाता हूँ। मैं उस रात इतना डर गया था कि मैं प्रिंसिपल को कुछ सच नहीं बताया। सुबह जंगल से आर्यन की डेड बॉडी मिली थी। अब जैसे ही उसके दोस्त सुनते हैं ना तो उसमें से कुछ दोस्त होते हैं कबीर सहित समीर से नफ़रत करने लगते हैं कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, तूने प्रिंसिपल को बताना था, प्रिंसिपल को बता के या तो तुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, तो ऐसे खुदगर्ज कैसे हो सकता है। सारे दोस्त उसको कोसने लगते हैं। वो क्या कहता है कि उस समय तो मैं उसको नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। सारे दोस्त उसको बहुत मनाते हैं कि ऐसा मत कर, अब वो अपना आर्यन नहीं रहा, वो एक खुद बन चुका है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रात को ही यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपने घर पे चले जाएंगे, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल भी ठीक लगी नहीं रही थी, क्योंकि उनको ना वो आर्यन अब दिखने लगा था, हर जगह पे आर्यन 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 ऐसे दिख रहा था उसको। समीर क्या करता है, समीर और ये अपना दोस्त उसका जो था कबीर, और वो जो दोनों दोस्त थे अनिकेत और राहुल, ये चारों निकलते हैं वहाँ से कैब बुक करके। जब वो लोग जा रहे होते ना तो अभी भी उनको ऐसे रास्ते पे एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता था। ऐसे रोने की आवाज़ें आती थी, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। ये लोग अपने कान को ऐसे दबा के ना भाई भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से बाहर निकल आए। वहाँ से बाहर निकल के ये लोग सिटी में पहुँचते हैं और वहाँ से ये ट्रेन का टिकट कराते हैं घर आने के लिए। दिल्ली आने के बाद भी जब भी दिल्ली आता है समीर और कुबेर, ये कबीर चला जाता है लखनऊ। लेकिन इसको ना अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे, जैसे कुछ एनर्जी इसके अंदर आ गई हो जो इसको दार्जिलिंग की तरफ खींच रही हो। ये क्या करता है कि अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ अब समय नहीं बिताता था। वो ना सिर्फ आर्यन के ख्यालों में डूबा रहता था, मतलब एकदम गिल्ट महसूस करने लगा था कि उस रात अगर मैं गया होता तो शायद आर्यन बच जाता, शायद मैं आर्यन को बचा सकता था। मतलब आदमी गिल्ट में डूब गया एकदम। होता है ना कि भाई अगर तुम गिल्ट, अपने आप को माफ़ करना चाहिए, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए आपसे ना, लेकिन अपने आप को माफ़ कर दो।
ऐसा ना हो दोबारा, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये प्रॉमिस अपने आप से कर लो, लेकिन किसी भी गिल्ट में डूबने से पहले ना अपना ख्याल रख के अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गिल्ट इज़ वेरी बिग एनिमी ऑफ ह्यूमन। तो इसके साथ यही होता है। अब समीर एकदम गिल्ट में चले जाता है, उसको लगता है कि आर्यन का एक्चुअल हत्यारा मैं ही हूँ। यह क्या करता है, अपने घर वालों को बोलता है कि कबीर से मिलने जा रहा हूँ, और ये फिर से चले जाता है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग। ये जाता है और सेम वैसे प्रोसेस से उतरता है और फिर वहाँ से कैब करके दार्जिलिंग चले जाता है। इस समय शाम के 7 बजे वो पहुँचता है दार्जिलिंग स्कूल में, और वहाँ पे गेट पे जो गार्ड बैठा होता है, तो गार्ड उसको देखता है, कहता है अभी तो तुम 2 दिन पहले ही पार्टी किए थे, तो अभी क्यों आए हो? ये कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, आज मैं यहीं पे स्टे करूँगा और सुबह जाऊँगा। वो क्या करता है, जो गेस्ट रूम होता है वो ओपन करता है गार्ड, और ओपन करके वापस चले आता है। ये वहाँ पे जाता है और फिर से चिल्लाने लगता है, आर्यन आर्यन आर्यन, और भाई चिल्लाते रहता है। तब तक दरवाजे से उसको किसी के आने की ऐसे एक परछाई दिखती है, और वो मतलब अब ना अंदर से डर नहीं रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं आर्यन से बात करूँगा और मैं भी आर्यन के साथ रहूँगा। पता नहीं क्या हो गया था इसको। आर्यन आता है और उसके सामने आर्यन उसको कहता है कि चलो मेरे साथ, जहाँ पे हम गिरे थे। वो उसको वहाँ पे जंगल में, मतलब वो उस आत्मा के पीछे पीछे चले जाता है, और उस जंगल पे जाता है। तो जंगल में वो वहीं पे एग्जैक्ट उसको लेके खड़ा होता है, जहाँ पे मतलब उसके दोस्त आर्यन की 10 साल पहले डेथ हुई थी। आर्यन कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, तुमको मेरे साथ आना पड़ेगा। ये फिर से चिल्लाने लगता है, इसको डर लगने लगता है। लेकिन उस रात इसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि ये भी अब वहाँ पे मृत पाया गया। सुबह वहाँ पे पुलिस आती है, गार्ड आता है, तो गार्ड से पूछताछ होता है कि भाई क्या हुआ था। तो गार्ड पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, एक लड़का आया था जो 2 दिन पहले पार्टी में भी आया था, ऐसा हुआ था। जब कबीर ये बात सुनता है तो कबीर एकदम हैरान रह जाता है कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ मेरे दोस्त के साथ। ये लोग एकदम मतलब समझ चुके थे कि आर्यन इसके चक्कर में मतलब गया था। अगर ये उस रात बताया होता प्रिंसिपल को तो शायद आर्यन को बचाया जा सकता था। अब इस बात का गिल्ट लोगों ने इतना दे दिया समीर को कि समीर ने भी आर्यन का साथ देने के लिए दार्जिलिंग जाके और फिर से उनके चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया था। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये दोस्त भी अब ख़त्म हो जाते हैं। दार्जिलिंग का ये जो रीयूनियन आप कहें मीटअप पार्टी थी, ये एक इंडप पार्टी में बदल गई थी, और फिर से वहाँ पे किसी भी पुराने दोस्त को ना आने के लिए वहाँ का जो प्रशासन था पूरी तरीके से बैन कर दिया कि कोई भी यहाँ पे रीयूनियन या तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं की जाएगी। लोग बताते हैं कि आज भी दार्जिलिंग के उस बॉयज़ स्कूल के सामने रात को एक सर कटा हुआ आदमी घूमता है, लोगों के रोने की आवाज़ आती है। जब वहाँ पे गर्मियों की छुट्टी चल रही होती है तो वहाँ पे लोगों को जाने से रोका जाता है। गार्ड रात में नौकरी करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आज भी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, किसी से बात करने की आवाज़ आती है। ये चीज़ें आज भी आपको हर एक साइड्स पे मिल जाएंगी, जो आज से नहीं, आज के 100 साल पहले से भी फेमस है। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से जो आपको सीखने को मिलता है यही है कि आप गलती कितनी भी बड़ी करो, लेकिन अपने आप को गिल्ट में कभी मत रखो, अपने आप को माफ़ कर दो, क्योंकि गलती हो जाती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। कभी भी किसी से भी गलती हो सकती है, बट फॉरगिवनेस इज़ अ बिगर थिंग देन एवरीथिंग। क्योंकि भाई अगर आप अपने आप को माफ़ कर देते हो तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन अपने आप को माफ़ ना करके अपने आप को ऐसे प्रॉब्लम में डालना कहीं से भी सही नहीं होता। कैसी लगी कहानी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर ईमेल करें breakingnews2628@gmail.com पे। एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।